हेलो बच्चों, मैं फैज़ल सर आ गया हूँ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की तीसरी वीडियो आपके लिए लेकर। पिछली दो वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी, जैसे कि आपको पता है। अगर आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो अच्छे से इस क्लास को समझने के लिए पहले वो दोनों वीडियो जाकर देखें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बेसिकली यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाते हैं, थ्योरी यहाँ से थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पार्टनरशिप के अंदर जो सबसे बड़ी इस चैप्टर के अंदर दिक्कत है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग दी पार्टनर। कि पार्टनर के अंदर हम जो प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये समझना बाद की बात है। चलिए पहले हम थोड़ा सा अपना रिवाइंड करते हैं और समय के पहिए को पीछे करते हुए पीछे जाते हैं, 11th क्लास को याद करते हैं थोड़ा सा। क्या भैया 11th क्लास को फिर से पढ़ना पड़ेगा? पढ़ना नहीं है, बेसिकली 11th क्लास में जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा याद करना है बस। हमने वहाँ पर 11th क्लास में फाइनल अकाउंट पढ़ा। फाइनल अकाउंट में क्या क्या पढ़ा? ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ते थे फाइनल अकाउंट में, बिल्कुल भैया पढ़ते थे ट्रेडिंग अकाउंट। वहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे, जैसे P&L अकाउंट भी बोलते थे। और देन उसके बाद एक बैलेंस शीट आ गई। एक नई चीज़ यहाँ पर घुस जाएगी इन दोनों के बीच में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बेसिकली होता क्या था, पहले ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, ठीक है। वहाँ से नेट प्रॉफिट निकलता था, उस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में एडजस्ट करके हम लोग निकाल देते थे। लेकिन होता क्या था कि पिछले 11th क्लास के अंदर वहाँ पर कोई पार्टनर नहीं था, बल्कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ रहे थे। यानी सिर्फ एक बंदा बिजनेस को संभालता था। तो क्या होता था, जितना भी प्रॉफिट होता था वो सारा प्रॉफिट उसी एक व्यक्ति का होता था, और वो खुशी खुशी अपने बैलेंस शीट में जाकर अपनी सारी प्रॉफिट को ले लिया करता था, एडजस्ट करने के बाद, जो भी ड्राइंग वगैरह है उसको एडजस्ट करने के बाद। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉफिट आएगा, अब पार्टनरशिप में भी भैया क्या ट्रेडिंग अकाउंट बनता है? बिल्कुल बनता है। और वहाँ भी यहाँ भी ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। पार्टनरशिप में क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है? बिल्कुल बनता है। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट निकलता है। लेकिन इस नेट प्रॉफिट में यहाँ पर इस नेट प्रॉफिट को पाने वाला एक व्यक्ति नहीं, कई सारे पार्टनर होते हैं, कई सारे पार्टनर होते हैं, ठीक है। तो इस नेट प्रॉफिट में अब पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है कि कौन कितना प्रॉफिट लेगा। तो भैया एक काम करते हैं, जो इनका रेशो होगा बराबर बांट दो, जो इनका रेशो है उस रेशो में हम क्यों नहीं बांट देते? नहीं बांट सकते। हो सकता है कि इन तीन पार्टनरों में से कोई पार्टनर ज़्यादा काम करता होगा तो उसे सैलरी भी मिलती होगी। कोई पार्टनर जिसने पैसे निकाल रखे हैं तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा? ड्राइंग भी चार्ज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी उसका चार्ज करना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई ऐसा पार्टनर होगा जिसको कमीशन मिलता होगा, ठीक है। इन लोगों ने जो कैपिटल लगाई है, हो सकता है किसी कैपिटल ज़्यादा हो, किसी की कैपिटल कम हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट भी हमें देना पड़ेगा। तो इस प्रॉफिट को हम इतनी आसानी से नहीं बांट सकते, बल्कि हम इसके लिए क्या बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर हम इन पार्टनर्स का हिसाब करते हैं और फिर देखते हैं कि हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वहाँ पर एक बंदा था तो सीधा प्रॉफिट दे देते थे। यहाँ पर कई सारे बंदे हैं तो इनका हिसाब करने के लिए एक अकाउंट और बनाना पड़ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और देन उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर बैलेंस शीट में उसके बाद जाता है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी कहानी भैया, इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आसानी से समझते हैं। थोड़ा सा और रिवाइंड करके अकाउंट्स में इसको मैं आपको लेके जाता हूँ। 11th क्लास में बनता था ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें आ जाता था सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर आते थे सारे फैक्ट्री के डायरेक्ट खर्चे, सारे डायरेक्ट खर्चे आते थे, और ये हमारी इनकम होती थी। यहाँ से मैं सारे डायरेक्ट खर्चे माइनस करता था, ये आ जाता था मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। पार्टनरशिप में भी सेम इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, कोई डाउट वाली बात, ठीक है। उसके बाद इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते थे 11th क्लास के अंदर। तो हमारा यहाँ पर जितने भी खर्चे होते थे, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते थे, वो सारे हम ऑफिस के वगैरह के, जो सैलरी हो गई, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ये सब माइनस करने के बाद हम क्या निकाल लेते थे? नेट प्रॉफिट। पार्टनरशिप के अंदर भी बिल्कुल सेम P&L ऐसा ही है, यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट इसी तरीके से निकलता है, कोई डाउट नहीं। लेकिन उस नेट प्रॉफिट के अंदर, इस नेट प्रॉफिट के अंदर अब यहाँ पर इसमें कई सारे पार्टनर पैदा हो गए, कई सारे पार्टनर हैं, कई सारे पार्टनर है इस प्रॉफिट को लेने वाले।
ठीक है। तो इसलिए हमें इनका हिसाब करना पड़ता है। हम इस प्रॉफिट को यहाँ पर लेंगे और प्रॉफिट के अंदर से हम क्या करेंगे, पार्टनर का हिसाब करेंगे। जो पैसे पार्टनर को देने हैं इस प्रॉफिट के अंदर से, इस नेट प्रॉफिट के अंदर से जो पैसे हमने पार्टनर को देने हैं वो पैसे हम माइनस करेंगे, और जो पैसे पार्टनर से लेने हैं वो पैसे हम प्लस करेंगे। तो आ जाएगा हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको हम एग्रीड रेशो के अंदर बांट देंगे। भैया कौन कौन से पैसे पार्टनर को देने होते हैं, कौन कौन से लेने होते हैं, थोड़ा सा बता दो। ठीक है, नेट प्रॉफिट के अंदर बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है तो उसको हमें उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फर्म का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, माइनस करेंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो फर्म का खर्चा है, माइनस करेंगे। अगर किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो फर्म का खर्चा है, माइनस करेंगे। और अगर किसी पार्टनर अगर हमने कोई फर्म के अंदर से रिजर्व निकालना है तो वो भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरीके से पार्टनर से ड्राइंग के पैसे लेने होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे लेने होते हैं। अगर पार्टनर ने कोई भी प्राइवेट यूज़ के लिए फर्म से पैसे ले रखे हैं तो उसके ऊपर फर्म क्या लगाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के पैसे फर्म को मिलते हैं इसलिए फर्म ऐड करती है। जो भी पैसा आता है उसे हम बोल देते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, इसे समझने से पहले बेटा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अब ये क्या ये इतना सिंपल है, हम ऐसे ही कैलकुलेशन क्यों नहीं कर देते, ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर सकते भाई। इसके लिए बेसिकली अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी के बच्चे हैं। ठीक है, कोई बनिया की दुकान पे नहीं बैठे हम लोग क्या है, एक अकाउंटेंट हैं, अकाउंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाकर इसको प्लस माइनस करके सही ढंग से नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, बेटा यहाँ पर जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट, बेसिकली इस प्रॉफिट को हम कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर द एप्रोप्रिएशन। बिफोर एप्रोप्रिएशन क्यों, एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि इसमें पार्टनर की जितनी भी चीज़ें अभी एडजस्ट नहीं हुई, यानी पार्टनर की जितनी भी चीज़ें अभी इसमें एडजस्ट नहीं हुई। ये जो नेट प्रॉफिट है इसमें पार्टनर का कोई भी चीज़ एडजस्ट नहीं हुआ। पार्टनर की कैपिटल अभी हमने माइनस नहीं करी, सैलरी माइनस नहीं करी, कमीशन माइनस नहीं करा, रिजर्व माइनस नहीं करा, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी हमने इसमें प्लस नहीं करा। तो इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन के जो आइटम्स होते हैं वो कहाँ पर आते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से भी ये जो नेट प्रॉफिट से जो पहले खर्चे होते हैं, यानी P&L के अंदर जो ये सारे खर्चे होते हैं, इसे हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए इस नेट प्रॉफिट के अंदर से, जैसे उसने सैलरी माइनस नहीं करी, रेंट माइनस नहीं करा, कमीशन माइनस नहीं करा, तो वो चीज़ें हमें माइनस करने के बाद लेकर आना होता है। ठीक है, कई बार बच्चे इसलिए भी कंफ्यूज रहते हैं कि भैया यहाँ पर जो सैलरी है, सैलरी टू दी पार्टनर, तो सैलरी तो हमने यहाँ भी माइनस कर दी, फिर दोबारा यहाँ माइनस कर रहे हैं। बच्चों फ़र्क है, यहाँ पर जो सैलरी है वो पार्टनर की सैलरी है, और यहाँ पर जो सैलरी है वो किसी एम्प्लॉइज़ की सैलरी थी, काम करने वाले की सैलरी थी। यहाँ पर जो भाई रेंट है, ये सारे फर्म के खर्चे हैं। अगर फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को ये सारे खर्चे तो पे करने ही पड़ते हैं। अगर फर्म के प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म को ये सारे खर्चे तो पे करने ही पड़ते हैं, इसलिए इसका नाम है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका नाम क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, और ये सारी आइटम, ये सारी जो खर्चे हैं ये फर्म तब पे करेगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से दे देगा, फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो सैलरी कहाँ से दे देगा, पार्टनर को, फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ तो पार्टनर को कमीशन कहाँ से देगा, रिजर्व में ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है, नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है दोनों में डिफरेंस। तो भाई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो आइटम होते हैं वो हम P&L अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये प्रॉफिट हो या ना हो फिर भी हमें पे करने पड़ते हैं, जबकि ये प्रॉफिट होने की स्थिति में ही इसको पे किया जाता है। तो इन दोनों में डिफरेंस भी आ जाता है, आपकी बुक में होगा तो दोनों में आप डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। तो एक कंसेप्ट इसका ये था बेसिकली। चलिए अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम फॉर्मेट समझ लेते हैं कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, जो भी आपका ईयर एंडेड होगा हम यहाँ पर उसको नोट आउट करेंगे, जो भी ईयर एंडेड होगा हम यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहले इस अकाउंट को समझने से पहले थोड़ी सी चीज़ें हम समझ लेते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये कि जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो फर्म के बिहाफ पर बनता है, ना कि पार्टनर के बिहाफ पे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म के बिहाफ पर बनेगा, पार्टनर के बिहाफ पर नहीं बनता। तो इसे बनाते टाइम हम ये मानकर चलेंगे जो फर्म के लिए खर्चे हैं उसे हम डेबिट करेंगे, जो फर्म के लिए इनकम है उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्योंकि रूल क्या कहता है, जर्नल एंट्री का भी रूल क्या था, ऑल प्रॉफिट एंड गेन आर क्रेडिट।
ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो फर्म के लिए जो भी खर्चा है फर्म उसको P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में डालेगी, क्योंकि फर्म अलग है उसके पार्टनर अलग है, फर्म अलग है उसके पार्टनर अलग है। अगर फर्म का खर्चा हो रहा है, ठीक है, तो वो फर्म क्या करेगी, उसको डेबिट करेगी, भले ही वो पार्टनर के रिस्पेक्ट में हो रहा हो, किसी के भी रिस्पेक्ट में हो रहा हो। और अगर इनकम हो रही है उनसे तो फर्म उसको क्रेडिट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल फॉर्मेट है उसका, डेट पर्टिकुलर रुपीज़, यहाँ डेबिट क्रेडिट हम लोग लिख देते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ठीक है बच्चों, जो हम P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट, बेसिकली ये जो नेट प्रॉफिट आता है ये आता है बिफोर एप्रोप्रिएशन। दो बातें यहाँ पर समझने वाली है। अगर इस प्रॉफिट के अंदर P&L अकाउंट का कोई खर्चा माइनस नहीं हो रखा तो भाई साहब उसको माइनस करो। अगर P&L अकाउंट का कोई खर्चा माइनस नहीं हो रखा तो उसको यहाँ पर पहले माइनस करके हमें लिखना पड़ेगा। सपोज दैट अगर लिख दे कि फर्म ने रेंट पे नहीं करा और प्रॉफिट निकाल दिया, तो पहले हमें रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है। अगर इस नेट प्रॉफिट में P&L का कोई खर्चा माइनस नहीं हुआ तो उसको हम माइनस कर देंगे। और दूसरी बात, अगर यहाँ पर इनमें से कोई खर्चा ऑलरेडी इसमें से माइनस हो रखा है तो इसके दो तरीके हैं, या तो उसे ऐड करके दोबारा माइनस कर लो, या फिर उसको यहाँ पर मत लिखो, सीधा प्रॉफिट लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। बाकी इसके ऊपर क्वेश्चन भी आएगा, समझाऊंगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से बेटा नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस होता तो भैया नेट लॉस होता तो इस साइड आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपोजिट साइड लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है क्या है, अगर फर्म से किसी पार्टनर ने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे निकाल रखे तो फर्म को उस पर क्या चार्ज करेगी, फर्म इंटरेस्ट। सिंपल, अगर फर्म किसी को लोन भी देती है तो बताओ फर्म उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगी क्या। इसी तरीके से फर्म अपने पार्टनर को दे रही है पैसे, फर्म के जो पार्टनर है वो अपनी प्राइवेट यूज़ के लिए पैसे ले रहे हैं तो फर्म उस पर भी क्या करेगी, चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। सिंपल सी बात है। तो फर्म के लिए तो इनकम है ना, फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए होगा खर्चा, मुझे मतलब नहीं है। फर्म के लिए इनकम है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर उसको हमने क्या करा, क्रेडिट करा। इस तरफ फर्म के लिए इनकम है, इस तरफ फर्म के लिए इनकम है, इस तरफ फर्म के लिए खर्चे। आइए, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है तो उस कैपिटल पे हमने क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, खर्चा है इसलिए डेबिट। दो पार्टनर हैं तो A B, जो भी नाम है उनका वट एवर नाम कुछ भी हो सकता है तो वो नाम आएगा यहाँ पर। 3 है तो 3 के नाम आएंगे, 4 है तो 4 के नाम आएंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर फर्म ने पार्टनर को सैलरी देनी है तो उस पार्टनर की सैलरी भी फर्म के लिए खर्चा है और देन उसको भी हम क्या करते हैं, डेबिट करके चलते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अगर फर्म ने कमीशन देना है किसी पार्टनर को तो वो कमीशन देना भी फर्म के लिए खर्चा है और फर्म उसको क्या करेगी, डेबिट करके चलेगी। अगर फर्म ने रिजर्व निकालना है तो वो भी फर्म का खर्चा है, उसे भी डेबिट करते हुए चलेगी। अगर फर्म की इनकम ज़्यादा है, अगर फर्म की इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, अगर फर्म की इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है तो आ जाता है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आ जाता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इसी तरीके से अगर फर्म के खर्चे बाई चांस ज़्यादा हो गए, फर्म के खर्चे ज़्यादा हो गए और प्रॉफिट कम पड़ रहा है तो आ जाता है नेट डिविजिबल लॉस, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और थोड़ा सा जो हमें ध्यान रखना है बेटा, बेसिकली कैपिटल अकाउंट ना दो तरीके का बनता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो कैपिटल अकाउंट का ही है। अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हल्का फुल्का हमें यूज़ करना पड़ता है। कैपिटल अकाउंट दो तरीके के बनते हैं, एक बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक बनता है फिक्स कैपिटल मेथड। तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनता है तो हम यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का यूज़ करते हैं, और जब यहाँ पर फिक्स कैपिटल मेथड फर्म ने अगर अडॉप्ट कर रखी है तो हम करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि फर्म फिक्स कैपिटल मेथड से काम कर रही है तो यहाँ पर हमें करंट यूज़ करना है। अगर लिखा हुआ है फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से काम कर रही है तो यहाँ पर हमें कैपिटल वर्ड यूज़ करना है, ठीक है बच्चों, नाम के साथ कैपिटल वर्ड यूज़ करना है। तो ये हमने इस बेसिकली जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है उसका हमने फॉर्मेट समझा। आइए हम P&L एप्रोप्रिएशन के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं ताकि ये हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाए, इसको थोड़ा हम और ज़्यादा अच्छे से समझ सकें। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है। बेसिकली TS ग्रीवाल का क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे के पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, वो बुक से सारे क्वेश्चन ट्राई भी कर सकता है।
अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है तो मैं जो भी P&L एप्रोप्रिएशन के जितने भी क्वेश्चन हैं नई बुक के, मैं उनकी फ़ोटो जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन सारे ट्राई करेंगे, जो भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को अगली क्लास में फिर आप लोगों के लिए सोल्व करूँगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बेसिकली क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही सोल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ। 14 क्वेश्चन में समझते हैं क्या कहता है। एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। कह रहा है कि 3 पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है, और रेशो क्या है उनका, रेशो है 2:1। फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर। कह रहा है कि पार्टनर कौन सा मेथड अपना रहे हैं भाई, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर। अब फिक्स कैपिटल अगर अपना रहे हैं तो हमें क्या लिखना है, वर्ड क्या इस्तेमाल करना है, सारे बच्चे बताएंगे मुझे जल्दी से। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं करंट वर्ड। ठीक है, फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर, एक्स की कैपिटल दे रखी है 5 लाख की, इसी तरह से वाई की कैपिटल है 5 लाख की, और फिर जेड की कैपिटल दे रखी है हमें 2.5 लाख की रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। फिर कहता है IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर ने जो कैपिटल लगाई है उस पर 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, पर एनम है, पूरे साल का। जेड इज़ अलाउड द सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। जेड को सैलरी मिलेगी, जेड को सैलरी मिलेगी 2000 एक महीने का। तो आपको पता है हम जो अकाउंट बनाते हैं वो पूरे साल के अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो पूरे साल की सैलरी देंगे 24,000 रुपये। फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या लिखे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी इज ₹4 लाख। कहता है प्रॉफिट दे रखा है, और प्रॉफिट कैसे दे रखा है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, कितना, 4 लाख। तो बच्चों मैंने आपको जैसा कि पहले भी आपको बताया था, जैसा एक बार फिर से हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर फर्म ने प्रॉफिट के अंदर से, अगर फर्म ने प्रॉफिट के अंदर से पहले से ही आपको सैलरी माइनस करके दे रखा है, यानी हम क्या होता था कि पहले प्रॉफिट लिखते हैं और प्रॉफिट लिखने के बाद हम सैलरी को माइनस करते हैं, पार्टनर की सैलरी को माइनस करते हैं, क्योंकि जेड एक पार्टनर है। ठीक है, प्रॉफिट लिखते हैं फिर हम सैलरी को माइनस करते हैं। अगर इस प्रॉफिट के अंदर पहले से ही जेड की सैलरी माइनस हो तो तब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम यहाँ पर फिर सैलरी लिखेंगे नहीं, या दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम सैलरी को ऐड करके लिख लें और दोबारा सैलरी को माइनस करें। तो भाई हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे, हम सीधी बात है हम यहाँ पर जेड की सैलरी लिखेंगे नहीं। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, जेड की सैलरी हम यहाँ पर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जेड की सैलरी पहले से ही माइनस हो गई है। अगर माइनस नहीं हुई होती तो मैं जेड की सैलरी दोबारा यहाँ माइनस करता। ठीक है, दूसरा तरीका ये करने का तरीका क्या है, पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट के अंदर से जेड की सैलरी जो माइनस हो रखी है उसको छोड़ दो, आप सीधा जेड की सैलरी लिखो, यहाँ पर माइनस मत करो। दूसरा तरीका क्या है, जेड की सैलरी लिख दो और फिर यहाँ पर प्रॉफिट को जेड की सैलरी प्रॉफिट के अंदर ऐड करके लिख दो। ठीक है बच्चों, चलिए आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। P&L appropriation account for the year ended 31st March 2020। पर्टिकुलर रुपीज़, पर्टिकुलर रुपीज़। ठीक, देखते हैं फॉर्मेट के हिसाब से जो जो चीज़ें हमारे फॉर्मेट में थी। सबसे पहले फॉर्मेट के अंदर क्या थी, नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट। कितनी थी बच्चों नेट प्रॉफिट, चेक कर लेते हैं वहाँ पर
नेट प्रॉफिट हमारे को क्या दे रखा है, आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी, जेड की सैलरी को माइनस, डेबिट मतलब माइनस कर रखा है, जेड की सैलरी को माइनस करने के बाद कितना है 4 लाख। ठीक है, क्लियर है। फॉर्मेट के अंदर भी सबसे पहले क्या था, प्रॉफिट था, तो मैंने प्रॉफिट को यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फॉर्मेट में यहाँ पर बच्चों क्या था, ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग के बारे में तो हमारे में क्वेश्चन में कोई जानकारी थी नहीं, तो ड्राइंग को छोड़ देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने पार्टनर है फर्म के अंदर, फर्म के अंदर है 3 पार्टनर, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% और 2.5 लाख का 10%। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आपका। डायरेक्ट भी अंदर भी लिख सकते हैं हम, चाहे तो यहाँ पर सबको हम एक साथ प्लस कर लें, फिर उसके बाद देना हम लिख सकते हैं। तो सीधा लिख देता हूँ मैं, 50,000, 50,000 और 25,000, ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद और कोई चीज़ नहीं है, चेक करेंगे कमीशन है क्या, कमीशन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी, क्वेश्चन के अंदर कोई रिजर्व भी मेंटेन नहीं करना, कुछ भी मेंटेन नहीं करना। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, 4 लाख के अंदर से ये सारे अमाउंट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट किस किस में बटेगा, एक्स में, वाई में और जेड में, 3 लोगों में हमने क्या करना है, ये प्रॉफिट बांट देना है। ठीक है, 4 लाख माइनस इसका सम कर लेंगे, ये आ जाएगा 1,25,000, तो 4 लाख में से 1,25,000 जाएगा, तुम्हारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 275, 275, 4 लाख माइनस 1,25,000, 270, हाँ 275 आ गया। अब इसमें हमें बांट देना है एक्स में, वाई में और जेड में। 275 जो भी इनका रेशो होगा, तो एग्रीड रेशो क्या था इनका, चेक करेंगे, रेशो था 2, 2 और 1, तो इस रेशो में हम बांट देंगे। तो कैसे बटेगा, 2, 2 रेशो 1, 2, 2 4 और 1 5, तो 2/5, 2/5 और 1/5, यह आएगा तुम्हारा 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000 और ये आएगा तुम्हारा 55,000। ठीक है बच्चों, लास्ट में टोटल कर देंगे हम इनका, 4 लाख, 1,25,000, 2,75,000, 4 लाख। ठीक है, तो ये हमने P&L एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व करा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्लास में P&L एप्रोप्रिएशन के और भी अलग अलग वैरायटी के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगली क्लास जो है वो हम पूरी न्यूमेरिकल्स के ऊपर देने वाले हैं और उसमें भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही सोल्व करेंगे। अगर किसी बच्चे ने, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं नई बुक के, वो मैं आपके लिए लिंक में डाल दूँगा। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन डाउट करता है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मोस्टली उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा सोल्व करूँगा आपके लिए।